तो शुरुआत ऐसे करते। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत बन रही है। अच्छा। हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, करोड़ों का बजट है। लेकिन अगर उस पूरी साइट पर कोई ब्लूप्रिंट ही ना हो तो क्या होगा? जाहिर है सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई दीवार कहीं जा रही होगी, कोई कहीं। बिल्कुल। और सच कहूं तो कुछ साल पहले तक हमारी भारत की जो शिक्षा प्रणाली है ना, उसकी स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही थी। हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े शैक्षिक ढांचों में से एक है, जहाँ करोड़ों छात्र हैं, लाखों शिक्षक हैं। सही बात है। और मतलब चीजें जमीनी स्तर पर हो तो रही थीं, लेकिन एक पारदर्शी और आपस में जुड़ा हुआ जो सिस्टम होता है, वो एकदम नदारद था। एकदम सही कह रही हैं आप। फिर हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, यानी NEP 2020। हाँ, और रातों रात हमारे सामने कई नए भारी भरकम शब्द आ गए। यूडाइस प्लस, अपार, NDR, परख। मतलब जब हम ये सब सुनते हैं ना, तो दिमाग एकदम घूम जाता है। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये किसी सरकारी तिजोरी के पासवर्ड जैसे ही लगते हैं। किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य इन्हीं डरावने शब्दों को डिकोड करना है। इन पुर्जों को जोड़कर पूरी मशीन को समझना है। और ये उन उम्मीदवारों के लिए बहुत काम आने वाला है, जो KVS, NVS, CTET और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो ये चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। लेकिन एक बात मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं। हम इसे किसी डिक्शनरी की तरह A से Z वाले उबाऊ तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं। तो फिर हमारा नजरिया क्या होगा? क्योंकि अगर हम सिर्फ परिभाषाएं रटने लगें तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमारा नजरिया एकदम क्रोनोलॉजिकल होगा, मतलब एक के बाद एक। हम इस पूरे इकोसिस्टम को एक छात्र की यात्रा के रूप में देखेंगे। अच्छा, मतलब डेटा इकट्ठा करने से लेके कक्षा की पढ़ाई और अंत में उसके मूल्यांकन तक। बिल्कुल। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। किसी भी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत एक भौतिक स्थान से होती है, यानी स्कूल। सही कहा। तो सरकार को कैसे पता चलता है कि देश के किस कोने में कौन सा स्कूल है और उसकी हालत क्या है? यहाँ एक शब्द आता है यूडाइस प्लस। तो क्या ये सिर्फ एक लिस्ट है स्कूलों की? नहीं नहीं, ये महज एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। यूडाइस प्लस का पूरा नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। अच्छा। इसे शिक्षा मंत्रालय मैनेज करता है। आप इसे पूरे देश के स्कूलों का एक लाइव राष्ट्रीय डेटाबेस कह सकती हैं। देश के हर मान्यता प्राप्त स्कूल को इसमें एक यूनिक कोड दिया जाता है। तो मतलब इसमें सिर्फ ये दर्ज नहीं होता कि स्कूल कहाँ है, बल्कि ये भी कि स्कूल के अंदर चल क्या रहा है। सटीक रूप से। यूडाइस प्लस में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक एक बारीक जानकारी होती है। मतलब क्या स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है, पीने का साफ पानी है, और बिजली वगैरह। हाँ, बिजली, पुस्तकालय में किताबें कितनी हैं, शिक्षक कितने हैं और उनकी योग्यता क्या है, ये सब होता है। अरे वाह। इतना ही नहीं, बच्चों का एनरोलमेंट रेट, ड्रॉप आउट रेट और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये सब इस डेटाबेस में दर्ज होता है। तो ये तो बहुत ही जरूरी डेटा हो गया सरकार के लिए। बहुत ज्यादा। इसकी अहमियत आप इस बात से समझिए कि अगर किसी स्कूल को सरकार से फंड या ग्रांट चाहिए तो वो इसी यूडाइस प्लस के डेटा के आधार पर तय होता है। अच्छा, तो ये हवा में नीतियां बनाने के बजाय सबूतों के आधार पर फैसले लेने की रीढ़ है। बिल्कुल। तो ये तो हुई मैक्रो लेवल यानी स्कूल की बात। अब इस इमारत के अंदर चलते हैं और माइक्रो लेवल पर आते हैं, यानी हमारा छात्र। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, मान लीजिए एक छात्र है आर्यन। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पढ़ता है, लेकिन उसके माता पिता काम के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस छात्र की पहचान नए सिस्टम में कैसे तय होगी? यहाँ दो शब्दों को लेकर बहुत भ्रम होता है। एक है पेन, PEN, और दूसरा है अपार ID। तो ये दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेन की बात करते हैं, यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है। ये मुख्य रूप से शैक्षिक डेटाबेस के अंदर की चीज है। मतलब सिस्टम के बैकएंड में छात्रों को ट्रैक करने वाला एक आंतरिक नंबर है। तो जब आर्यन महाराष्ट्र के स्कूल में था तो उसका एक रिकॉर्ड बना होगा? हाँ, और जब वो दिल्ली आया तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये वही आर्यन है? पेन का मुख्य काम ही डेटाबेस में डुप्लीकेशन को रोकना है, ताकि एक ही बच्चे के दो रिकॉर्ड ना बन जाएं। अच्छा, तो ये तो प्रशासन के लिए हो गया।
लेकिन जब हम खबरों में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा तो अपार आईडी की होती है, बिल्कुल होती है। जिसे वो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कह रहे हैं। तो अगर पेन पहले से है तो अपार की क्या जरूरत आ गई? क्योंकि देखिए, अपार का जो दायरा है ना, वो पैन से बहुत बड़ा है। पैन जहां सिर्फ एक बैकएंड ट्रैकिंग नंबर है, वहीं अपार छात्र की अपनी व्यक्तिगत आजीवन डिजिटल पहचान है। अच्छा, आजीवन। हाँ, ये एक बहुत बड़े डिजिटल इकोसिस्टम का दरवाजा है। आर्यन की जो अपार आईडी है, वो उसके डिजी लॉकर से जुड़ी होगी। ओहो, मतलब सारे सर्टिफिकेट्स एक ही जगह। बिल्कुल। उसने स्कूल में जो भी ग्रेड्स पाए, खेल में मेडल जीते या कोई स्कॉलरशिप मिली, वो सब कुछ इस आईडी में डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक। तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, जी। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यूडाइस प्लस एक शहर का पूरा विस्तृत नक्शा है और पैन उस छात्र का एक आंतरिक पिन कोड है जिससे प्रशासन उसे ट्रैक करता है? हाँ, और जो अपार आईडी है, वो उसका एक ग्लोबल पासपोर्ट है। अरे वाह, बिल्कुल एक ऐसा पासपोर्ट जो जीवन भर उसके साथ यात्रा करेगा। ये एकदम सटीक तुलना है। पैन प्रशासन की सुविधा के लिए है, लेकिन अपार छात्र के अधिकार और उसकी सुविधा के लिए है। तो जब आर्यन दिल्ली के नए स्कूल में जाएगा तो उसे पुरानी मार्कशीट या टीसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसका पासपोर्ट यानी अपार आईडी स्कैन करते ही उसकी पूरी शैक्षिक यात्रा नए स्कूल के सामने होगी। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। हमारे पास नक्शा आ गया, पासपोर्ट आ गया, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा व्यावहारिक सवाल है। पूछिए। देखिए, ये सारी डेटाबेसेस अलग-अलग हैं। जब जमीनी स्तर पर काम करने वाली किसी थके हुए शिक्षक की बात आती है, तो ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा ना? ये संशय एकदम जायज है आपका। मतलब क्या आप शिक्षक को हाजिरी के लिए एक पोर्टल खोलना होगा, स्कॉलरशिप के लिए दूसरा और ग्रांट्स के लिए तीसरा? क्या हम शिक्षकों को सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर बना रहे हैं? शुरुआत में जब कोई भी नई तकनीक आती है तो ऐसा ही लगता है कि बोझ बढ़ गया है, लेकिन यहीं पर इस पूरी पहेली का एक सबसे अहम टुकड़ा सामने आता है, NDEAR। NDEAR यानी नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। हाँ। तो ये क्या है, कोई नया सॉफ्टवेयर है? नहीं, इसे किसी सॉफ्टवेयर या ऐप के रूप में मत देखिए। इसे एक डिजिटल हाईवे या एक अदृश्य पुल की तरह समझिए। पुल की तरह? हाँ, NDR का मुख्य काम है डेटा इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना। मतलब ये यूडाइस प्लस, अपार और अन्य प्लेटफॉर्म्स को आपस में बात करने के काबिल बनाता है। अच्छा। इसे आप वित्तीय दुनिया की UPI से जोड़कर देख सकती हैं। अरे, जैसे UPI अलग-अलग बैंकों को एक साथ जोड़ देता है? बिल्कुल। पहले अगर शिक्षक को आर्यन का डेटा अपडेट करना होता था, तो उसे 3 अलग-अलग रजिस्टरों में एंट्री करनी पड़ती थी, जो कि बहुत थकाऊ काम है ना? लेकिन अब NDR की वजह से शिक्षक अपने टैबलेट या कंप्यूटर पर सिर्फ एक बार जानकारी दर्ज करता है और वो सब जगह चली जाती है। हाँ, वो जानकारी बैकएंड से सुरक्षित रूप से यूडाइस प्लस में और उसी समय आर्यन की अपार आईडी में अपडेट हो जाती है। जहां जरूरत है वहां डेटा अपने आप सिंक हो जाता है। मतलब ये शिक्षकों का काम बढ़ाने के बजाय वास्तव में उनका कागजी काम कम करने की एक व्यवस्था है। यही तो इसका अंतिम लक्ष्य है। शिक्षक का काम प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि पढ़ाना है, और इस पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही दीक्षा प्लेटफॉर्म लाया गया है। दीक्षा के बारे में तो मैंने सुना है, कोविड के दौरान इसका बहुत उपयोग हुआ था। लेकिन आज के समय में एक सामान्य कक्षा में ये कैसे काम करता है? देखिए, दीक्षा शिक्षकों और छात्रों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी है। इसका सबसे बड़ा फीचर है QR कोडेड किताबें। QR कोडेड किताबें? हाँ, मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा 6 को विज्ञान का कोई जटिल विषय पढ़ा रहा है। उसे खुद से सारा कंटेंट या एनिमेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो बस किताब के पन्ने पर छपे QR कोड को स्कैन करेगा और दीक्षा प्लेटफॉर्म उस विषय से जुड़े सारे बेहतरीन वीडियो, ऑडियो सामने रख देगा। अरे वाह, ये तो बहुत मददगार है। और इसके अलावा शिक्षकों की अपनी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स भी NDER के माध्यम से उनके प्रोफाइल में जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा एक आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बन गया। लेकिन भारत जैसे देश में जहां कई स्कूलों में इंटरनेट तक नहीं है, वहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा कहां से आता है? इसके लिए सरकार की एक समग्र यानी सब कुछ समेटने वाली योजना है, जिसका नाम ही समग्र शिक्षा है। समग्र शिक्षा? पहले तो शायद सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था ना? हाँ, पहले प्राइमरी के लिए सर्व शिक्षा अभियान था, मिडिल के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था। बहुत बिखराव था पहले। अच्छा, तो अब सब एक कर दिया। हाँ, समग्र शिक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की एक इंटीग्रेटेड योजना है। ये इन सबको एक छतरी के नीचे लाती है। तो ये फंड्स कैसे बांटती है? ये योजना सुनिश्चित करती है
कि शिक्षकों की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासरूम बनाने, कंप्यूटर लैब लगाने और इस पूरे डिजिटल फ्रेमवर्क को गांवों तक पहुंचाने के लिए एक समान रूप से फंड दिया जाए। समझ गई। तो ये एक बहुत ही तार्किक क्रम बन रहा है। हमने स्कूल का डेटाबेस तैयार कर लिया, छात्र को ट्रैक कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। लेकिन देखिए, दिन के अंत में स्कूल का असली काम तो चार दीवारों के बीच होता है ना, यानी पढ़ाई। तो अब बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 2 की किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? इसी संकट को दूर करने के लिए पूरी शिक्षा नीति का सबसे अहम और जमीनी मिशन शुरू किया गया है, FLN, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। लेकिन इसके लिए एक अलग मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर की सारी इमारत दह जाएगी ना। FLN का सीधा सा लक्ष्य है कि कक्षा 3 के अंत तक हर बच्चे को समझ के साथ पढ़ना और बुनियादी गणित आना ही चाहिए। कक्षा 3 ही क्यों? क्योंकि कक्षा 3 एक टर्निंग पॉइंट होता है। कक्षा 3 तक बच्चे पढ़ना सीखते हैं, लेकिन उसके बाद वे सीखने के लिए पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर वे पढ़ना ही नहीं सीखेंगे तो विज्ञान या इतिहास कैसे समझेंगे? एकदम सही। और इस FLN के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए जो मिशन काम कर रहा है, उसका नाम है निपुण भारत। निपुण भारत, ये किन बच्चों के लिए है? ये 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों पर केंद्रित है। इसमें रटने की जगह खेल खेल में सिखाने और मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चा स्कूल से घबराए नहीं। हाँ, जुड़ाव महसूस करे। ये तो हुई शुरुआत की बात। लेकिन अब वापस अपने उस छात्र आर्यन की बात करते हैं। आर्यन बड़ा होता है, उच्च शिक्षा में जाता है। हाँ। पुरानी व्यवस्था में अगर आर्यन ने साइंस लिया है तो वो संगीत नहीं पढ़ सकता था। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर घर की मजबूरी में उसे ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसका पुराना 1.5 साल पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। वो ड्रॉप आउट कहलाने लगता था। हाँ, इस कठोरता का क्या इलाज निकाला गया है अब? इस कठोरता को तोड़ने के लिए ही ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लाया गया है। बैंक ऑफ क्रेडिट्स? क्या ये सच में किसी बैंक की तरह काम करता है? इसका मैकेनिज्म बिल्कुल बैंक जैसा ही है, बस इसमें पैसे की जगह क्रेडिट्स जमा होते हैं। कैसे? आर्यन के उदाहरण से ही समझते हैं। आर्यन ने 1 साल कॉलेज में पढ़ाई की। उसने जो भी विषय पढ़े उनके बदले उसे कुछ एकेडमिक क्रेडिट्स मिले। अब जब उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसके वो क्रेडिट्स शून्य नहीं होंगे। अच्छा, तो वो कहाँ जाएंगे? वे डिजिटल रूप से उसके ABC अकाउंट में जमा हो जाएंगे, जो उसकी अपार ID से जुड़ा है। मतलब उसकी मेहनत एक सुरक्षित लॉकर में चली गई। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ी आजादी देखिए। मान लीजिए 3 साल बाद आर्यन के हालात सुधरते हैं और वो वापस पढ़ना चाहता है। तो क्या उसे फिर से पहले साल से शुरुआत करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। वो अपने उन जमा क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके सीधा दूसरे साल में एडमिशन ले सकता है, और वो भी किसी दूसरे मान्यता प्राप्त कॉलेज में जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत लचीला पल है। हाँ, इसे फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट कहते हैं। इस शिक्षा को एक कठोर सजा से निकालकर छात्र की सुविधानुसार ढाल देता है। सच में ये बहुत एम्पावरिंग है। लेकिन हमने कोविड के दौरान देखा था कि सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकता है। जब स्कूल बंद हो या बच्चा स्कूल न जा पाए, तब क्या? उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ बहुत मजबूत पूरक पहले की गई हैं, जैसे PM ई-विद्या। ये क्या है? कोई वेबसाइट है? नहीं, ये एक मल्टी मॉडल डिजिटल शिक्षा पहल है। सरकार जानती है कि हर घर में हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, इसलिए इसके तहत 1 क्लास 1 TV चैनल की व्यवस्था की गई। अच्छा, टीवी पर पढ़ाई? हाँ, और साथ ही रेडियो पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो और दीक्षा को भी जोड़ा गया, ताकि बच्चा चाहे जहां हो उसकी पढ़ाई न रुके। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ समाज की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। हम सब कुछ सरकार पे छोड़ देते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए विद्यांजलि कार्यक्रम शुरू किया गया है। विद्यांजलि? क्या ये चंदा इकट्ठा करने की कोई योजना है? नहीं, ये चंदे से कहीं आगे की बात है। विद्यांजलि एक पोर्टल है जो समाज को सीधे स्कूलों से जोड़ता है। कैसे? कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए कोई रिटायर्ड इंजीनियर है जो बच्चों को गणित पढ़ाना चाहता है। वो पोर्टल पर जाकर देख सकता है कि उसके आसपास किस सरकारी स्कूल को एक स्वयंसेवक की जरूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है वॉलंटियर करने का। हाँ, और इसी तरह कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपनी CSR के तहत स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवा सकती है। ये स्कूलों को कम्युनिटी से जोड़ने का एक शानदार तरीका है। तो अब तक की हमारी इस क्रोनोलॉजिकल यात्रा में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। डेटाबेस से शुरुआत की, ID बनाई, कक्षा की पढ़ाई देखी। हाँ, काफी कुछ देख लिया। अब इस यात्रा के सबसे आखिरी
और शायद छात्रों के लिए सबसे डरावने चरण पर आते हैं, यानी मूल्यांकन या असेसमेंट। डरावना इसलिए ना, क्योंकि सदियों से हमारे यहाँ परीक्षा का मतलब रटो और लिखो ही रहा है। बिल्कुल। साल भर कुछ भी करो, अंत में 3 घंटे की परीक्षा में जिसने जितनी अच्छी तरह रटी हुई बातें उगल दी, वो उतना ही होशियार। और इसी रटने वाली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एनईपी में एक नया सिस्टम लाया गया है, परख, PARAKH। परख। तो एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के लिए ये परख असल में क्या है? क्या ये कोई नया बोर्ड है जैसे CBSE? नहीं, परख कोई बोर्ड नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय मूल्यांकन रेगुलेटर है। रेगुलेटर मतलब ये दूसरों को कंट्रोल करता है? हाँ, भारत में 60 से अधिक अलग-अलग स्कूल बोर्ड हैं और सबके तरीके अलग हैं। परख का काम इन सभी बोर्ड्स के लिए मूल्यांकन के मानक तय करना है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य एक ही है, रटने की विद्या को खत्म करके योग्यता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मूल्यांकन को बढ़ावा देना। ये योग्यता आधारित सुनने में तो बहुत भारी लगता है। असल में ये पुराने तरीके से अलग कैसे है? एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। पुरानी व्यवस्था में सवाल आता था, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। हाँ, और छात्र रट के लिख देता था, लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल, लेकिन योग्यता आधारित व्यवस्था में सवाल ऐसे होगा, तुम्हारे कमरे की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। अगर 1 लीटर पेंट 20 स्क्वायर फीट कवर करता है, तो पूरे कमरे की फर्श को पेंट करने में कितना लीटर पेंट लगेगा? ओहो, मतलब इसमें छात्र को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उसे असली जिंदगी में लागू करना भी आना चाहिए। सटीक, यही परख का विजन है। बहुत खूब, समझ गई। लेकिन परख तो नीतियां बनाता है। जमीन पे जब असेसमेंट की बात आती है तो हमारे पास 2 और शब्द हैं, न्यास और सफल। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम छात्रों से परीक्षा का बोझ कम करना चाहते हैं तो इतने सारे नए टेस्ट क्यों ला रहे हैं? ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, न्यास और सफल दोनों ही पारंपरिक परीक्षाओं से बिल्कुल अलग हैं। ये किसी को पास या फेल करने के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर किस लिए है? पहले न्यास की बात करते हैं, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसे NCERT संचालित करता है। ये एक मैक्रो लेवल सर्वे है, मतलब पूरे देश के शिक्षा तंत्र का एक हेल्थ चेकअप। तो क्या ये हर बच्चे को देना होता है? नहीं, ये कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों के एक छोटे से सैंपल पर किया जाता है। इसका डेटा पूरी तरह अनाम होता है। सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ ये देखने के लिए करती है कि नीतियां कहाँ काम नहीं कर रही हैं। समझ गई। तो नैस सिस्टम के लिए है, छात्र के लिए नहीं। और सफल का क्या चक्कर है? सफल यानी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। इसे CBSE संचालित करता है। ये कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। डायग्नोस्टिक? जैसे डॉक्टर बीमारी डायग्नोस करता है। एकदम सही। ये माइक्रो लेवल पर काम करता है। ये पता लगाता है कि आर्यन जैसे छात्रों को आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या वो शब्दों को जोड़ नहीं पा रहा है या उसे संख्या की समझ नहीं है? तो इसके नंबर फाइनल मार्कशीट में जुड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका काम सिर्फ स्कूल और शिक्षक को फीडबैक देना है कि आर्यन को किस चीज में एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। हाँ, तो ये सीखने का मूल्यांकन से हटकर सीखने के लिए मूल्यांकन की तरफ एक कदम है। आपने बिल्कुल सही शब्दों में पिरो दिया इसे। और क्या छात्रों के अलावा स्कूलों का भी कोई असेसमेंट होता है, ये देखने के लिए कि स्कूल खुद अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं या नहीं? हाँ, उसके लिए है स्क्वाफ, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क खुद स्कूल का मूल्यांकन करता है। किन पैमानों पर? जैसे क्या स्कूल का कैरिकुलम सही है, टीचिंग के तरीके कैसे हैं, और सबसे अहम, बच्चों की सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं। ये स्कूल की जवाबदेही तय करता है। तो अगर हम इस पूरी क्रोनोलॉजिकल यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि कैसी मैक्रो लेवल पर UDISE+ से डेटा इकट्ठा होता है, कैसे पिन और अपार ID छात्र की पहचान बनते हैं। हाँ, और कैसे NDER एक पुल बनकर दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है। बिल्कुल, ताकि कागजी काम कम हो। फिर कक्षा में निपुण भारत के जरिए बुनियादी शिक्षा दी जाती है। ABC छात्रों को लचीलापन देता है और विद्यांजलि जैसे प्रोग्राम कमियों को पूरा करते हैं। और अंत में परख, नास, सफल और स्क्वैफ रटने वाली प्रणाली को खत्म करते हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस क्रोनोलॉजी को समझ लें तो उन्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, उन्हें बस हर सिस्टम का क्यों और कैसे समझना है। आज के इस गहन विश्लेषण ने वाकई इस पूरी व्यवस्था को बहुत स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले
एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है मेरे मन में। बताइए। हमने देखा कि कैसे अपार आईडी के जरिए एक छात्र की पूरी यात्रा बचपन से लेकर बड़े होने तक डिजिटल रूप से ट्रैक और स्टोर की जा रही है। हाँ, एक तरह की स्थायी डिजिटल मेमोरी बन रही है। बिल्कुल। और ये सिस्टम शिक्षा को व्यक्तिगत बना सकता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या ये डिजिटल रिकॉर्ड किसी छात्र की बचपन की कमजोरियों को हमेशा उसके साथ चिपकाए रखेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जो बच्चे शुरुआत में संघर्ष करते हैं लेकिन बाद में बहुत अच्छा करते हैं, जिन्हें हम लेट ब्लूमर्स कहते हैं, उनके लिए इस स्थायी रिकॉर्ड का क्या मतलब होगा? क्या भविष्य में भूल जाने का अधिकार जैसी कोई चीज होगी, ताकि बच्चा अपने अतीत के अंकों के बोझ तले न दबे? ये तकनीक और मानवीय मनोविज्ञान के बीच का एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन उसे किसी के भविष्य को बांधने वाला नहीं बनना चाहिए।